हेलो दोस्तों, आज का सवाल है पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। पैराडॉक्स यानी ऐसे सवाल जो विरोधाभास पैदा करते हैं। इन सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। पैराडॉक्स ऐसे प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन उसका जवाब स्वीकार न किए जाने वाला और विरोधाभासी होता है। पैराडॉक्स को कई लोग अमान्य तर्क भी कहते हैं, लेकिन यह स्वीकृति हमारी सोच को बढ़ावा देते हैं और इंसान की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से सोचने के लिए यह पैराडॉक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले ऐसे 5 पैराडॉक्स के बारे में। पहला, लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान कहता है कि वह झूठ बोल रहा है या फिर वह जो कुछ भी कहता है वह सब झूठ है, तो अब सच में वो रोजाना झूठ ही बोलता है, तो उसके द्वारा कही यह झूठ बोलने वाली बात, और इस हिसाब से तो वह हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वह रोजाना झूठ बोलता है। ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया, तो यह बात उसके विधान से विरोधाभास पैदा करती है, जिसे लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 2, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कहा जाता है कि इस पैराडॉक्स को अवेरोस नाम के फिलोसोफर ने 12वीं शताब्दी में दिया था। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी है कि उसे दुनिया में कोई नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तो उनका सर्वशक्तिमान होने का कथन गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को भगवान उठा सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई न उठा सके। तो इस तरह से यह पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है। इस दिमाग चकरा देने वाली बुद्धि को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 3, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। एक लड़के को वकालत सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उसे वकालत सिखाएं, लेकिन वह उनकी फीस तब देगा जब वह वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब एग्जाम को फाइट करके किसी तरह वह लड़का वकील तो बन गया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक केस भी नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने अपनी फीस मांगी तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस को जीतने के बाद अपने टीचर को उनकी फीस देने वाला था, और अब तक वह कोई केस लड़ा ही नहीं। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस लेने के लिए कोर्ट में उस विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट में कहा कि अगर ये केस मैं जीत जाता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इसे मुझे पैसे देने होंगे, और अगर मैं अपना केस हार जाता हूँ फिर भी इस लड़के को मुझे पैसे देने ही होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे अपनी पहली केस जीतने पर मुझे वकालत सिखाने की फीस देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है। यहाँ तो लगता है कि किसी भी हालत में उस विद्यार्थी को प्रोफेसर को पैसे देने ही होंगे, लेकिन अपनी सोच पे जरा सा जोर दीजिए और गुत्थी को समझने की कोशिश करिए। अब विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट से पैदा होता है। उस लड़के का कहना यह है कि अगर मैं केस जीतता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं है, और अगर यह केस मैं हार जाता हूँ तो भी प्रोफेसर को मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त में यह तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूंगा तभी मैं उनको फीस दूंगा। इस तरह प्रोफेसर और विद्यार्थी अपनी अपनी बातों से पैराडॉक्स पैदा करते हैं। इस पैराडॉक्स का आविष्कार पौराणिक ग्रीस के फिलोसोफर ने दिया था। नंबर 4, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स काफी मशहूर है क्योंकि यह टाइम ट्रेवल से जुड़ा हुआ है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने पास्ट में जाता है और अपने ही दादा और दादी को मिलने से पहले ही वो अपने दादाजी को गोली मार देता है, तो इस हालत में उसके पिताजी का जन्म ही नहीं हो पाएगा और उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स को कुछ साइंटिफिक समीकरणों के चलते भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। नंबर 5, स्मूलियंस पैराडॉक्स। मान लीजिए कि एक रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के 3 दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं है, तो वह दोनों ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति को पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि सी को जब रेगिस्तान में प्यास लगे तो वह पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की यह प्लानिंग बी को मालूम नहीं थी, इसीलिए बी अपनी तरह से सी को मारने की साजिश करता है। बी सी की उस पानी की बोतल में एक छेद कर देता है ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से सी को पानी न मिलने पर वह मर जाए। अब यह पूरी की पूरी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करके यह तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं।
और आखिरकार पानी न मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है और छानबीन करती है और सवाल यह पैदा होता है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर ए यह कहता है कि सी ने मेरा जहर पिया ही नहीं, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी यह कहता है कि पानी की बोतल में छेद कर मैंने सी को जहर पीने से बचा लिया। अब इस कश्मकश में आखिरकार सी तो मारा गया और कानून की नज़र में ए और बी दोनों के दोनों मर्डर का प्लान करने के लिए गुनहगार थे। लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, यह गुत्थी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।